महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा नेतृत्व विकास समिति की ओर से यह एक अनोखी पहल है। नेतृत्व गुणों की आवश्यकता हर व्यक्ति को है, चाहे युवा, महिला या पुरुष। नेतृत्व की आवश्यकता हर क्षेत्र में है, जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक या सामाजिक क्षेत्र। इस जरूरत का ध्यान रखते हुए हमारी टीम लीडरशिप डेवलपमेंट कमेटी लेकर आई है इस ऑनलाइन व्याख्यान माला का आज तीसरा पुष्प, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। विगत सप्ताह में श्रीमान सतीश जी मंडोरा इन्होंने आइए कुछ कमाल करें कैसे सरल कदम सक्षमता की ओर इस विषय पर में मार्गदर्शन किया था, और उसके पूर्व सप्ताह में श्री नरेंद्र जी गोदानी इन्होंने डर के आगे लीडरशिप है इस विषय पर मार्गदर्शन कर हमें प्रोत्साहित किया था। इस समय मैं महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री किशन जी पंताली तथा प्रदेश मंत्री श्री मदन लाल जी मिनियार तथा महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा सौ अनुसया जी मालू, सचिव सौ सुनीता जी पल्लोड तथा महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी युवा संगठन के अध्यक्ष श्री हार्दिक जी साल्टा, सचिव डॉक्टर गोविंद जी मंत्री, इनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस नेतृत्व विकास समिति के प्रदेश संयोजक डॉक्टर हरिप्रसाद जी सोमानी, इनका मैं हार्दिक अभिवादन करती हूँ। टीम एलपीसी के सदस्य जलगांव से श्री सतीश जी मंडोरा, धुलिया से श्री नितिन जी बंग, पुणे से श्री शैलेश जी मालू, अकोला से श्री महेश जी मुंदड़ा, पुणे से श्री दिनेश जी राठी और सांगली से श्री गोपाल जी बजाज, इनका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। इन सभी दिग्गजों के बारे में मैं क्या कहूँ, कुछ पंक्तियां मुझे स्मरण होती है। गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, आशीष जिनका उसे पहचान मिल जाए, उसे पहचान मिल जाए। भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा। सुदामा को अगर जो आपसा घनश्याम मिल जाए, आपसा घनश्याम मिल जाए। इस समय मैं प्रदेश संयोजक डॉक्टर हरिप्रसाद जी सोमानी से निवेदन करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक करें। जय श्री कृष्णा। नेतृत्व विकास समिति की तरफ से उपस्थित सभी महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, सभी जिलाध्यक्ष, जिला सचिव और सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूँ। नेतृत्व विकास समिति हमारी क्या काम करती है? ये काम हमारा करती है कि जो लोगों में छुपे हुए टैलेंट्स हैं, हिडन टैलेंट्स, उसको बाहर लाने की कोशिश हम कर रहे हैं इस समिति के माध्यम से। एक राजा था जो अपने हाथी पर बैठकर हमेशा युद्धों को जाता था और युद्ध जीत के आता था। समय होता गया, समय के साथ हाथी बूढ़ा हुआ, उसे एक जगह बांध दिया गया, साथ में एक सेवक लगा दिया सेवा करने के लिए। सेवक ध्यान नहीं रखता था। एक बार दोपहर की धूप थी, कड़ी धूप थी, प्यास लगी, हाथी को चिल्ला रहा था, कोई नहीं आया। उसने अपने पैरों की जंजीर तोड़ दी और दौड़ता हुआ सीधा गया तालाब में, जहां हमेशा जाता था पानी पीने, नहाने। वहां जाकर नहाया, पानी पिया और जब बाहर आने लगा तो उसने देखा कि उसका पैर दलदल में फंस गया है। वो जैसे मिलता था उसका पैर दलदल में फंसता चला जा रहा था। परेशान होकर चिल्लाने लगा। आजू बाजू में खेत थे, खेतों के किसानों ने राजा को खबर दी। राजा आया, सेनापति आया, सेना आई। राजा की आंखों में पानी आ गया, इतना मेरा प्यारा हाथी मेरे आंखों के सामने डूब रहा है, कोई बचाओ। कई कोशिश की गई लेकिन नहीं निकाल सके। अंत में सेनापति ने एक युक्ति लगाई। उसने उस जमाने में सेना में उत्साह बढ़ने के लिए ढोल नगाड़े या वाद्य बजाए जाते थे, उन वाद्यों को बुलाया गया और एक साथ में उस वाद्यों को बजाना शुरू किया। एकाएक हाथी को अपने पुराने दिन याद आए कि कैसे शत्रु सेना पर टूट गिरता था, कैसे उनको पैरे तले रोन देता था और युद्ध जीत के आता था। एकाएक उसमें शक्ति का संचार भरा और उसने जोर से छलांग लगाई और दौड़ता हुआ बाहर आ गया। ये सवाल ये है, हाथी वही है जो डूब रहा था, इसमें शक्ति कहां से आई?
ये जो उसके अंदर सुप्त शक्ति थी, उन वाद्यों के माध्यम से उसे जगाया गया। नेतृत्व विकास समिति यही कार्य करने का प्रयास कर रही है। हम भी जो अपने समाज में सब भाई बहनों में नेतृत्व विकास है, उनके जीन्स में है, लेकिन जो कुछ थोड़ी धूल जम गई है उसको हटाने का प्रयास हम करने जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं, पिछले वक्त सोनाली सुमानी थी, इस बारी में राजनंदिनी आई है। ये जो हमारे हिडन टैलेंट्स है, इनको भी हम धीरे धीरे बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित ही आज के हमारे वक्ता जो हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिनेश जी राठी, बहुत ही अच्छे वक्ता है। इनका जरूर सुनने के बाद हम में कुछ तो परिवर्तन आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। इस पश्चात महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री किशन जी भंसाली, इनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि वह अपने विचार सादर करें। शायद ज्वाइन नहीं हुए क्या? चलो आगे बढ़ो बेटा। इसके पश्चात महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन की सचिव सुनीता जी पलोड, इनसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि वह अपने विचार प्रस्तुत करें। सुनीता जी ज्वाइन हुए हैं ना? हाँ, ज्वाइन हुए ना? सुनीता जी आवाज आ रही है? सुनीता जी म्यूट है, आप अनम्यूट करो उनको। हमको करना पड़ेगा। कर रहा हूँ मैं, एक मिनट। नहीं हो रही। हाँ, हो गया। हाँ सुनीता जी प्लीज। जय श्री कृष्ण। हमारे आराध्य देव भगवान महेश को नमन वंदन करते हुए मैं, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। आज का तो ये कार्यक्रम होने जा रहा है लीडरशिप के लिए, जो अभी हरि प्रसाद जी ने बताया कि नेतृत्व के गुण सभी के अंदर होते हैं और उसमें जो धूल पड़ी हुई है हम वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी पूरी टीम को इस कोशिश के लिए और हमारे समाज में अच्छे लीडर बनाने की जो कोशिश आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। नेतृत्व करते हुए हमें कई चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो मेरे समझ में है मैं उतना आपको जानकारी देती हूँ। शिक्षित यानी हम जिस भी संस्था से जुड़ते हैं उसकी पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। एक नेता को आचरण, अनुभव और अनुशासन में दीक्षित भी होना चाहिए। करंट इशू जो भी होते हैं हमारे, उस पे हमको उसकी भी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। खुद को कर्म ज्ञान का आदर्श बनाएं, स्पष्ट समाधान की कोशिश करें। इससे कार्यकर्ता का विश्वास आप पे सदैव बना रहे। जो आचरण आप करें वो ही उपदेश में दें। सिद्धांत पर अटल रहें, लेकिन समय अनुसार नीतियों का परिवर्तन करना भी जरूरी होता है। जैसे पहले हमारे बैठक जूम के द्वारा नहीं होते थे, आज परिस्थितिवश आज हम इस जूम के बैठक में सब कार्य कर रहे हैं। तो परिवर्तन को हमें खुद से अपनाना चाहिए। जितने ऊंचे पदों पर हम कार्य करें उतना ही हमें हमारे अधिकार को कम कर देना चाहिए। दूसरों को स्वतंत्र कार्य करने का अधिकार देना चाहिए और जहां भी लगे मार्गदर्शन देना चाहिए। स्वयं को कार्यकर्ता ही समझना चाहिए, चाहे हम कितने भी बड़े पद पे चले जाएं, लेकिन आप अपने आप को एक कार्यकर्ता समझे। हर समय हमें हर एक चीज से कुछ ना कुछ सीखने का अवसर मिलता है। हमें हमेशा ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। जो नेतृत्व करता है उसको ये पता होता है कि उसको विपरीत परिस्थिति में भी नेतृत्व उतने ही होशियारी के साथ करना जरूरी होता है और उसके लिए कई चीजें ऐसी होती है कि ये होना निश्चित रहता है। जैसे अभी टी बैग का उदाहरण देती हूँ कि टी बैग
उसको पता है कि उसको उबलते हुए पानी में जाना ही पड़ेगा, तभी वो अपनी क्वालिटी, अपना फ्लेवर बता सकेगा। वैसे ही नेतृत्व का गुण है कि नेतृत्व को कई रास्तों से निकलना पड़ता है, तभी वो अपनी पूरी अपनी क्षमता बता सकता है, और ये होना बहुत जरूरी है। तो मैं कुछ लाइनें बोल के अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर कदम जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, डटे रहने वालों के कदमों में जहान होता है। और धन्यवाद, आज मुझे ये अवसर दिया यहाँ पे बुला के, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एंड हम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा दिनेश जी राठी को सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आपके विचारों से हमें सदैव एक प्रेरणा मिलती है। सुनकर कर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज नहीं, सुनकर कर दे अनसुना ऐसी इनकी आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे इनके अल्फाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं, सूरज से दमकते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। फिर भी एक प्रथा का पालन करते हुए मैं आज के वक्ता सीए श्री दिनेश जी राठी इनका परिचय प्रस्तुत करने के लिए अकोला निवासी श्री महेश जी मुंदड़ा इन्हें आमंत्रित करती हूँ। जय महेश। थैंक यू राजनंदिनी। अपायान बोला कि अच्छा लोगा सा पहचान रखूं, बहुत अच्छी बात होगा, पर आज हमारी टीम हमारे ऊपर जो जवाबदारी सौंपी है, तो भी एक बात निश्चित बोल दूं कि अच्छा लोगा की पहचान बताना भी बहुत अच्छी बात होगा। तो आज मैंने ये सौभाग्य मिले हुआ सीएसी दिनेश जी राठी को परिचय आप सब लोगों के सामने रखवा को। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग किस्मत में होते हैं, कुछ लोग किस्मत से मिलते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें किस्मत मिला करती है। ऐसे ही तकरीबन 60,000 लोगों को अपनी किस्मत से रूबरू कराया है सीए दिनेश जी राठी ने। सीए दिनेश जी राठी सीए बाय प्रोफेशन है और मोटिवेशनल स्पीकर बाय पैशन है। कई स्टूडेंट्स, कई युवाओं के आइडल रहे हैं दिनेश जी। उन्होंने तो एक किताब भी लिखी है, द मैजिक ऑफ एक्शन। उसके अलावा कई स्कूल, संस्थान, कॉलेज, अलग अलग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से भी जुड़े हुए हैं, रेगुलर सेशंस हैं। पूना निवासी दिनेश जी राठी को ख्याति प्राप्त है, अपने शब्दों से बिल्कुल जादू बिखेर देते हैं, किसी भी महफिल में समा बांध देते हैं और जबरदस्त वक्ता है। इसके अलावा उन्होंने रिसेंटली एक मोटर बाइक एक्सपीडिशन भी किया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक। सो ऑल राउंड पर्सनालिटी का एक जो सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है सुनने का, वाकई में बहुत ही जबरदस्त लम्हा है ये। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि दिनेश जी राठी का परिचय आप सबके सामने रखने के लिए। धन्यवाद। ओवर टू यू राजनंदिनी। धन्यवाद। आज के प्रमुख वक्ता सीए श्री दिनेश जी राठी से निवेदन है कि वे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सभी का। पहले तो गणेश भगवान के आशीर्वाद से मैं शुरू करना चाहूंगा। सभी बड़ों को प्रणाम और सभी छोटों को शुभाशीष। सबको पीपीटी दिख रहा है? ग्रेट। दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। ग्रेट, थैंक यू। सो सक्षम हमारा जो पर्पस है कि माहेश्वरी समाज को सक्षम बनाना है और निडर रहो, लीडर बनो का थीम लेकर हम चल रहे हैं। तो आप आज का जो टॉपिक है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आई एम श्योर हम सब ने ये मूवी देखी होगी, और जब ये मूवी देखी होगी, मूवी देखते वक्त लगा होगा कि यार जिंदगी ऐसे जीना चाहिए, अगर जिंदगी ऐसी हो गई तो बहुत मजा आएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज होती है जो हमें वो सपना जीने से रोकती है। तो आज हमारी ये कोशिश है कि हम आपकी जो जर्नी है उसको किस तरह आसान बना सकते हैं। पोटेंशियल तो सब में होता है, आहत तो सब में होती है, मगर कुछ कमियों की वजह से हम अपनी मंजिल जो होती है उस पर पहुंच नहीं पाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि वो जो मूवी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसकी तरह ही हमारी जो जर्नी है वो कैसे इंटरेस्टिंग बन सकती है।
एक बहुत अच्छा मेटाफर है कि जब एक जिराफ का बच्चा पैदा होता है तो हार्डली 1-2 घंटे के अंदर वो चलना सीख जाता है, जिराफ का बच्चा। लेकिन वहीं एक इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो 1 साल तक वो डिपेंडेंट होता है दूसरों पे। जब भी भूख लगी तो वो रोते रहता है, उसे कुछ भी चाहिए तो वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ रो सकता है और इशारों से मां समझती है कि उसे क्या चाहिए। इसका मतलब जब इंसान पैदा होता है तो 1 से 2 साल तक उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, बल्कि कुछ भी नहीं होती है। वो खुद के दम पर कुछ नहीं कर सकता, हर चीज के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन जैसे ही 1-2 साल खत्म होते हैं और वही बच्चा बोलने लगता है और चलने लगता है तो जो उसकी कैपेबिलिटीज होती है, उसका जो पोटेंशियल होता है वो अनलिमिटेड हो जाता है, वो कुछ भी कर सकता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो कुछ भी कर सकता है। आई थिंक हमारे जितने एग्जाम्पल्स है, हमारे जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर है वो लाइव एग्जाम्पल्स है कि प्राइम मिनिस्टर बन गए प्रधान, एक चाय वाला बन गए प्रधानमंत्री। हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट, मछुआरे के बेटे थे, वो बन गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये प्रूव करता है कि आज के जमाने में आपको कुछ भी करना है तो इम्पॉसिबल नहीं है, सिर्फ हमें जो करना है वो है प्रयत्न। बहुत लोग बिना प्रयत्न करे ही बोलते हैं कि यार नहीं हो पाएगा। अरे कोशिश तो करो, मंजिल तो मिल ही जाएगी। भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो हमें जो भगवान ने अनलिमिटेड पोटेंशियल दिया है, तो आज पता करते हैं कि हम जिंदगी कैसे जिए ताकि जिंदगी जीने का मजा आए और मंजिल मिलने का भी मजा आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कितने लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है, तो मुझे पता है सब लोग बोलेंगे मुझे भी बनना है, मुझे भी बनना है, मुझे भी बनना है। लेकिन क्या सब लोग बन पाते हैं? बिल्कुल नहीं। इतना आसान होता सक्सेसफुल बनना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना तो सब ही बनते, सब क्यों नहीं बनते? तो मुझे अब आपसे जवाब चाहिए चैट बॉक्स में कि ऐसे क्या प्रॉब्लम्स है आपके या लोगों के जिसके वजह से लोग सक्सेसफुल नहीं बनते। आइदर आपका प्रॉब्लम हो सकता है या लोगों का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी का भी हो। लेकिन चैट बॉक्स में सिर्फ टाइप कीजिए कि क्या प्रॉब्लम होते हैं लोगों के जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते जो करना चाहते हैं। चैट बॉक्स में सिर्फ टाइप करके बताइए। इट कैन बी प्रोक्रास्टिनेशन, नो गोल्स, कंफर्ट। सोनल जी केला वेरी गुड। कंफर्ट जोन सबसे बड़ा प्रॉब्लम, लैक ऑफ एफर्ट्स। गोविंद जी तापड़िया बोल रहे पर्पस, फियर ऑफ फेलियर, लिमिटिंग बिलीव्स, अंडर एस्टिमेट द पोटेंशियल, कॉन्फिडेंस, लोग क्या कहेंगे, वेरी गुड किरण जी। वॉइस ऑफ नॉट कमिंग, फियर ऑफ फेलियर, खुशबू वेरी गुड। तो ये जो प्रॉब्लम्स आपने बताए, इसमें के हम मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स का आज सॉल्यूशन देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है और हम किस तरह उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस छोटे से इससे एग्जांपल से शुरू करता हूं मैं कि इज लेजीनेस अ ड्रीम किलर। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि यार मैं लेजी हूं, इसके वजह से मैं अपना सपना अचीव नहीं कर सकता। तो मैं अभी आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं कि लेजीनेस तो प्रॉब्लम है ही नहीं, तो फिर रियल प्रॉब्लम है क्या। ये जो मेरा फोटो है ना, ये 12 से 14 साल पहले का है, मतलब अभी कॉलेज डेज में एग्जिट कर रहा था उस समय का। तो उस समय मैं जब कॉलेज में था तो मुझे बहुत इच्छा होती थी कि यार कि जॉगिंग को जाना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश मैं जॉगिंग को जाता नहीं था क्योंकि मैं जल्दी उठ नहीं सकता था। मैं अर्ली इन द आफ्टरनून उठता था, अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं, अर्ली इन द आफ्टरनून, मतलब 10-11 बजे वो नॉर्मल था। अब एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे बोला, दिनेश डार्लिंग लेट्स गो फॉर जॉगिंग फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग 6 o'clock। कल सुबह 6 बजे से जॉगिंग को चलते हैं। अब आपको क्या लगता है मैंने क्या बोला होगा? जॉगिंग को मैं जाने के लिए सुबह उठूंगा या नहीं उठूंगा? आई एम श्योर आप सब लोग बोलेंगे राठी जी आप उठोगे, मतलब उठोगे, क्योंकि हम भी आपके एज के थे। अगर वो एज पर हमें भी ऐसा ऑफर होता, गर्लफ्रेंड बोलती जॉगिंग को साथ में जाते हैं गार्डन में, तो हम भी उठते, राइट। लेकिन चेंज क्या हुआ? जो राठी जी इतने आलसी थे, 10-11 बजे उठते थे, अचानक क्या चेंज हुआ कि
कि वो सुबह 5:30 बजे उठ के 6 बजे जॉगिंग करने के लिए तैयार हो गए। चेंज हुआ प्लेजर। प्लेजर मतलब अब राठी जी को मिला पर्पस। अब राठी जी ने समझो 5:30 का अलार्म लगाया। क्या लगता है आपको, राठी जी अलार्म बजने की राह देखेंगे या अलार्म बजने के पहले रात में मिनिमम 1-2 बार आंखें खुलेगी राठी जी की? और राठी जी पता है, अगर रात को 1 बजे आंख खुली और राठी जी अगर अलार्म देखेंगे तो देखेंगे यार 1 ही बजी, तो पता है मूड क्या होगा? अरे बजना यार, जल्दी 5:30 उठना है, मुझे जाना है जॉगिंग के लिए। अचानक जो मुझ में इतना आलसपन था, अचानक इतनी एनर्जी कहां से आ गई? एनर्जी आई पर्पस से। हम में से जो भी सोचते हैं कि मैं आलसी हूं, आई कैन बेट कि हम में से एक भी आलसी नहीं है। सवाल यह है, आपके जिंदगी में ऐसा कोई पर्पस है क्या जो रोज आपको सुबह उठने पर मजबूर करे? जिस दिन आपको वो पर्पस मिल गया जो आपको सुबह उठने पर मजबूर करे, आलस आपके जिंदगी से भाग जाएगा। सवाल है, हमारे जिंदगी में नींद से बढ़कर कोई पर्पस नहीं है। जिस दिन आपको पर्पस मिल गया कि क्यों मैं सुबह उठूं, आप डेफिनेटली सुबह उठोगे, मतलब उठोगे। सचिन तेंदुलकर उठता है सुबह 4 बजे, विराट कोहली भी सुबह 4 बजे उठता है कंसिस्टेंटली। अब उन्होंने तो सब कुछ अचीव भी कर लिया अपने जिंदगी में। विराट कोहली को 4 बजे उठने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, फिर भी 4 बजे क्यों उठते हैं? क्योंकि उनका पर्पस बहुत पावरफुल है। he is playing for India and he wants to make India proud। वो इंडिया को प्राउड बनाना चाहते हैं, इसलिए वो उनका पर्पस उनसे बड़ा है। क्या आप लड़की को जानते हो? हम में से बहुत से लोग बोलेंगे नहीं। इस लड़की का नाम है अरुणिमा सिन्हा। 2011 में ये लड़की नेशनल लेवल पे वॉलीबॉल खेलती थी। तो ये एक बार ट्रेन से जा रही थी अपनी कोई मैच खेलने के लिए वॉलीबॉल की। तो जब ट्रेन से जा रही थी तो कुछ गुंडे रॉबरी कर रहे थे, चोरी कर रहे थे ट्रेन में। तो गुंडों ने इन्हें अपनी सोने की चेन देने के लिए कहा, तो अरुणिमा सिन्हा ने दिया नहीं। उन्होंने अपोज किया कि ये मेरी माँ ने दी हुई चेन है, मैं नहीं दूंगी। तो गुंडों ने इन्हें उठाया और ट्रेन के बाहर फेंक दिया। तो जैसे ही वो रात का समय था, जैसे ही वो बाहर गिरे तो वो दूसरे ट्रैक पे गिरी और दूसरे ट्रैक पे इमीडिएटली कुछ मिनटों बाद दूसरी ट्रेन गई। तो ट्रेन उनके पैर पे, पैरों के नीचे से काटना पड़ा उसकी वजह से। तो ये जो लड़की है, जब हॉस्पिटल में पता है इन्होंने क्या गोल सेट किया होगा? हॉस्पिटल में जब पैर कटा हुआ है और लोग आ रहे हैं देखने के लिए, हॉस्पिटल बेड में इन्होंने बोला कि अब मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। जो लड़की का पैर कटा हुआ है वो बोल रही है माउंट एवरेस्ट चढ़ेगी। अगर एक ऑर्डिनरी आदमी में ऐसा होता है तो इस सिचुएशन में वो बोलता है भगवान व्हाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान बताओ मुझे, मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने ये नहीं किया। उसने बोला आई विल क्रिएट माई डेस्टिनी एंड आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी। और उन्होंने इतना बड़ा गोल सेट किया और उन्होंने माउंट एवरेस्ट 2013 में क्लाइम किया। जिसको पैर भी नहीं है, एक पैर कट चुका है, वो लड़की माउंट एवरेस्ट कर सकती है। तो हम में से सब लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी पता है हम में क्या प्रॉब्लम है? मैं नहीं कर सकता, वो कर सकता है क्योंकि वो अमीर है, वो कर सकता है पापा अमीर है। मैं मराठी मीडियम से मेरा जो सेल्फ टॉक है और सेल्फ इमेज है वो निगेटिव है और लोग क्या कहेंगे वायरस हमें हमेशा रोकते रहता है। कुछ तो कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना। हम में बहुत पोटेंशियल है, बस हमें कुछ गोल सेट करना है, प्लान बनाना है और उस पर एक्शन लेना है। लोग रास्ते में हंसेंगे, आप फेल होंगे, आपको लोग रिजेक्ट करेंगे, आपको लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, ये नॉर्मल है। आप मुझे एक भी बड़ा आदमी दिखाओ जो आपका रोल मॉडल है, जिसको आप देखकर जिंदगी जीते हो। मुझे एक नाम बताओ जो बिना फेल हुए, बिना रिजेक्ट हुए, बिना लोग उस पर हंसे, बिना दूर रहो। क्योंकि ये दुखी आत्मा बहुत दुखी आत्माओं को अट्रैक्ट करती है। अगर आपको अच्छे लोगों को आपको पास अट्रैक्ट करना है
चैंपियंस आपके पास आना चाहिए तो आपको सुखी आत्मा बननी पड़ेगा, मतलब पॉजिटिव इंसान बनना पड़ेगा। बिकॉज वी अट्रैक्ट व्हाट वी आर। हम हमारे जिंदगी में उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हम हैं। अगर हम दुखी आत्मा है तो दुखी आत्मा हमारे पास आएगी और जो चैंपियंस है वो हमसे दूर जाएंगे। तो आज से एक रूल पक्का है, नो ब्लेम, नो कंप्लेन, नो एक्सक्यूज। ये जो फॉर्मूला है गीगो, गीगो मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप अपने दिमाग में कचरा डालोगे तो मुंह से कचरा ही निकलेगा। दिन भर दुनिया में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, इधर ये हुआ, उधर वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, अगर हम दिन भर दिमाग में सोशल मीडिया, ये वो पॉलिटिक्स डाल रहे हैं तो हम अपना जो इंडस्ट्री है, आपका जो भी इंडस्ट्री है, जैसा मेरा ट्रेनिंग इंडस्ट्री है, तो मैं दिन रात क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग में लेटेस्ट क्या आया है, दुनिया का माइंडसेट, लोग सोचते कैसा है, लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज होता है, लोगों की आदतें कैसे चेंज होती है, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है, लोगों का सेल्फ स्टीम कैसे बढ़ सकता है, मैंने ये सीखना चाहिए। अगर मैं ये करूंगा तो मैं अपने इंडस्ट्री में एक्सपर्ट बनूंगा। अगर मैं बुक्स पढ़ूंगा, अच्छे लोगों की संगत में रहूंगा, जो बेस्ट ट्रेनर्स है वर्ल्ड के, उनसे सीखूंगा, तो अपने इंडस्ट्री में मैं एक्सपर्ट बनूंगा। लेकिन अगर अपने इंडस्ट्री का नॉलेज छोड़ के मैं दुनिया के प्रॉब्लम के बारे में सुनता रहूंगा, वही बोलता रहूंगा, ऐसा हुआ, इसने सुसाइड किया, उसने वो किया, आपको को पता चला क्या, अच्छा नहीं हुआ यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि दुखी मत हो, लेकिन कितनी दिन, कितने बार हर आदमी से मिलके वही डिस्कशन, तुझे क्या लगता है कैसा हुआ, बुरा हुआ, मर्डर हुआ क्या, तुझे क्या, अरे भाई क्या करना है। लेट्स टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर लाइफ, लेट्स फोकस ऑन आवर गोल्स, आवर लाइफ, एंड लेट्स बिकम अ चैंपियन ऑफ आवर लाइफ। Learn to say no to social media, learn to say no to time pass। जितने भी टाइम पास के मीडियम है उनको नो बोलोगे तो ही जो सही चीजें हैं उनको आप यस बोल पाओगे। अगर सही चीजों को नो बोलोगे और खराब चीजें जो आपका टाइम पास कर रही है उनको यस बोलोगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनोगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो सही चीजों को यस बोलना पड़ेगा और गलत चीजों को नो बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। पावर ऑफ एसोसिएशन, वी आर एवरेज ऑफ 5 पीपल विथ whom we spend our maximum time। मतलब जिन 5 लोगों के साथ आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो, आप उनका क्या बन जाते हो, एवरेज। अगर आप जिन 5 लोगों के साथ, अगर वो लोग कॉन्फिडेंट है तो छठा कॉन्फिडेंट कौन है, आप। अगर 5 इंटेलिजेंट लोगों के साथ आपका टाइम स्पेंड करते हो, छठा कौन है, आप। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। लास्ट वीक मैं मेरे एक दोस्त के साथ में टेबल टेनिस खेल रहा था। तो एक जो दोस्त के साथ में टेबल टेनिस खेला और 3 सेट खेला, तो उसके साथ में पहले तीनों सेट जीता और 10 के अंदर हराया। 20 का गेम होता है, तो मैंने 10 पॉइंट्स के अंदर उसको तीनों गेम हराया, बिलो 10। फिर वही 3 सेट खत्म होने के बाद दूसरा दोस्त आया, उसके साथ खेला, तो उसके साथ खेलने के बाद तीनों सेट उसने मुझे बिलो 10 हराया। अब सवाल यह है आपसे मेरा कि मैं ग्रो किसकी संगत में हुआ, पहले वाले की संगत में जिसको मैंने हराया, या मेरी सक्सेस किसकी संगत में है, या सेकंड वाले के साथ जिसने मुझे हराया। मैं किसके साथ ज्यादा खेलूंगा तो ग्रो होऊंगा। ए 1 या 2 टाइप कीजिए, आपको क्या लगता है, 1 या 2? आपका क्या लगता है, मेरी ग्रोथ, मेरी सक्सेस किसके साथ है? मुझे कौन चैलेंज करेगा? मुझे ग्रोथ होने पर, मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर परफॉर्म करने पर कौन मजबूर करेगा? मुझे कौन बोलेगा दिनेश तुझे और इंप्रूव होना है, बॉस तेरे को ये शॉट सीखना है, तू ये स्पिन नहीं खेल पा रहा है, तू इस सर्विस को नहीं झेल पा रहा है। मेरा ईगो पहले वाली जगह सेटिस्फाई होगा, मुझे लगेगा मैं चैंपियन हूं पहले वाली जगह पे, मुझे सब आता है, मैं बेस्ट हूं। पहले वाले के साथ में मेरा ईगो सेटिस्फाई होगा, लेकिन मैं कंफर्ट जोन में बनूंगा, बैठा रहूंगा और मैं अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं कुछ ऊपर करने वाला ही नहीं हूं, क्योंकि सामने वाला मुझे चैलेंज करेगा ही नहीं। लेकिन सेकंड वाले के साथ में खेलूंगा तो वो मुझे रोज चैलेंज करूंगा, भले ही मैं शुरुआत में उससे हारूंगा, शुरुआत में वो मुझे हराएगा, लेकिन सबसे बेस्ट शॉट टेबल टेनिस के मैं उसी से सीखूंगा। पहला वाला मुझे शॉट अच्छा सिखा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उससे अच्छा हूं।
आई होप आपको समझ रहा है। तो आपको उन लोगों की संगत में रहना है जो आपसे अच्छा है, जो आपसे ऊपर है, जो आपको कुछ सिखा सकता है, जिससे आप कुछ सीख सकते हो। मतलब सेकंड वाला कैटेगरी, जो आपसे ऊपर है, उन लोगों से बात करो, उनके संगत में रहो, तो आपकी सक्सेस गारंटीड है। अब ये जो आपको समझ रहा है, एक फॉर्मूला है, पीपल टेक एक्शन ओनली व्हेन द पेन ऑफ नॉट डूइंग इट इज बिगर देन द पेन ऑफ डूइंग इट। मैं आपको ये एग्जांपल से समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है, वरना आपको ये नॉर्मल में समझेगा नहीं कि ये कोट का मतलब क्या है। अगर मैं आप सबको छोड़ो, मैं मुझे ही बोलता हूं, अगर ये मैं बानेर में रहता हूं, बानेर का कोई बड़ा डॉन है, अगर उसने मुझे बोला कि दिनेश तुझे ये बुक 10 दिन में पढ़नी है, 300 पेज की बुक है और 10 दिन में तुझे ये खत्म करनी है, अगर तूने ये बुक 10 दिन में नहीं पढ़ी तो मेरी ये बुलेट है और तेरा सर है। 10 दिन में पढ़ना है, नहीं तो तू गया। अब आपको क्या लगता है, मैं ये बुक 10 दिन में पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा? आप गारंटीड बोलोगे बॉस दिनेश तेरी इच्छा हो या ना हो, तुझे पढ़ना अच्छा लगे या ना लगे, तू 10 दिन में खत्म करेगा, मतलब करेगा, क्योंकि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या मैं 10 दिन लगाऊंगा? अगर मुझे रात को नींद नहीं आ रही है कि मरूंगा मैं अगर नहीं पढ़ूंगा, तो मैं हार्डली 3-4 दिन में ये बुक खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरा पेन ऑफ नॉट डूइंग का पेन क्या है, मैं मर जाऊंगा, दैट इज बिगर देन द पेन ऑफ डूइंग। अब बुक पढ़ने का पेन कुछ भी नहीं है, किस पेन के सामने? मरने के पेन के सामने। पता है, हम हमारी मैक्सिमम चीजें जो हमें करना है, हो सकता है वो इंग्लिश सीखना हो सकता है वो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल सीखना हो, सेलिंग स्किल सीखना हो, बिजनेस में 10 करोड़ से 20 करोड़ टर्नओवर ले जाना हो, 10 लाख से 20 लाख अपनी सैलरी करना हो, हम क्यों कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाते? क्योंकि चॉइस करना या नहीं करना हमारे पास है। और जब भी हमारे पास 2 चॉइस होती है, एक आसान और एक मुश्किल, तो हम में से 90% लोग पता है कौन सी चॉइस चूज करते हैं? पहली वाली। और कौन सी है वो चॉइस? आसान। और आसान चॉइस चूज करके मैंने तो नहीं सुना कि आज तक किसी ने हिस्ट्री क्रिएट की है। आसान चॉइस वाले सिर्फ हिस्ट्री पढ़ते हैं। अगर आपको हिस्ट्री बनानी है, अपने घर में एक ऐसा रोल मॉडल बनना है जिसको देखकर लोग आपकी पीढ़ी जिंदगी जिए, तो आपको मुश्किल चॉइस लेने की आदत डालनी पड़ेगी, चाहे आपको अच्छा लगे या न लगे। दुनिया को कोई लेना देना नहीं है कि आपको क्या अच्छा लगता है और आपको क्या बुरा लगता है। दुनिया को सिर्फ यही लेना देना है कि आप करते क्या हो, और ये संघर्ष हमें अकेले में करना है। एक्चुअली 90% जो मेहनत है वो अकेले में करनी पड़ती है। अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, ये मैक्सिमम अकेले में होती है, और दुनिया देखती भी नहीं है, और दुनिया को देखना भी नहीं है। दुनिया को सिर्फ आपकी सक्सेस देखना है। और जो लोग आप पे हंस रहे हैं, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक बार सिर्फ सक्सेसफुल बन जाओ, तो यही लोग जो आप पे हंस रहे थे, यही लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। यही लोग बोलेंगे कि यार मैंने इसकी जर्नी देखी है, मैंने इसको फेल होते हुए देखा है। यही लोग आपकी ऑटोबायोग्राफी को पावरफुल बनाएंगे। सवाल ये है, आप चॉइस कौन सी लेते हो, आसान या मुश्किल? जिंदगी आपकी है, चॉइस आपकी है, जो लेना है लो, क्योंकि आप ही अपने जिंदगी के क्या हो, विधाता हो। सेकंड ऑप्शन लेते हैं। अगर सेकंड ऑप्शन में मैंने वही बोला आपको, दिन ये बुक पढ़नी है और फरारी मिलेंगी और 1 महीने में पढ़नी है, आप में से कितने लोग पढ़ लोगे? अगर ये बुक पढ़नी है 1 महीने में पढ़नी है, चलो भले ही आपको पढ़ना अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन अगर ये बुक 1 महीने में आपको पढ़ने दूं मैं, और आपने आज तक एक भी बुक नहीं पढ़ी है क्योंकि आपको बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो आप पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? 4 करोड़ की फरारी मिलेगी आपको, सिर्फ 300 पेज पढ़ लो। आई कैन बेट, अगर इतना बड़ा रिवॉर्ड है, इतना बड़ा प्लेजर है, तो पढ़ने का पेन कुछ भी नहीं है इसके सामने। आप मरते मरते पढ़ लोगे, अरे यार खत्म कर, 3 दिन में खत्म कर, और ले फरारी, कहां है मेरी फरारी? समझ में आ रहा है? आपको 2 ही चीज भगाती है, आइदर पेन या प्लेजर। सवाल है आप किससे भागते हो। लेकिन दुनिया में लफड़ा एक है कि मैक्सिमम लोग सिर्फ पेन से भागते हैं,
प्लेजर तो हम सबके पास है यार, कुछ अच्छा करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, एक्शन लेंगे, गोल लेंगे, फेल होंगे तो फरारी तो आएगी एक दिन, किसी की 2 साल में, किसी की 5 साल में, किसी की 10 साल में आएगी, मतलब आएगी। लेकिन 90% लोगों को फरारी का मोटिवेशन काम करता नहीं। क्यों नहीं करता? क्योंकि 90% लोग को चाहिए इंस्टेंट खुशी, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट हैप्पीनेस, जो आती है टाइम पास करके। नेटफ्लिक्स पे आपने ये सब एपिसोड खत्म हुआ, आज का ये सेशन खत्म हुआ, आज आपने इमीडिएट मोटिवेशन सेशन अटेंड किया है, आपके पास चॉइस है, ये सेशन अटेंड करने के बाद एक अच्छी बुक पढ़ूं और अपने दिमाग में कुछ अच्छा डालूं, या नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देखूं, नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखूं, या फिर टीवी पे कोई मूवी देखूं। चॉइस आपके पास है, और आपकी चॉइसेस, रोज की जो आप चॉइसेस लेते हो वही आपको बनाती है या बिगाड़ती है। प्लीज चॉइसेस अच्छी लो तो आपको जिंदगी जीने का भी मजा आएगा और मंजिल पाने का भी मजा आएगा, और आपकी स्टोरी भी इंटरेस्टिंग बनेगी, और आप आपके समाज में एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनोगे, एज अ सोर्स ऑफ वार्निंग नहीं। लोग आपको देखकर जीना चाहिए कि यार जिंदगी ऐसी जीनी है, ना कि वैसा कि यार जिंदगी ऐसी तो नहीं जीनी है, कीड़े मकोड़ों की तरह आया और कीड़े मकोड़ों की तरह चला गया, कब आया पता नहीं और कब गया पता ही नहीं। जिंदगी में हम बिल गेट्स बहुत अच्छा बोलते हैं, अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो हमारी गलती नहीं है, लेकिन अगर हम गरीब मरते हैं तो ये हमारी गलती है। क्या थॉट है, क्योंकि गरीब अगर हम मरते हैं तो वो चॉइस हमारी थी, क्योंकि हमने चॉइसेस कौन सी ली अपनी जिंदगी में? ऑर्डिनरी चॉइस, आसान चॉइसेस। आज से एक चीज तो कर लो कि मैं आसान चॉइस नहीं लूंगा, मैं अपने जिंदगी में सिर्फ मुश्किल चॉइस लेने की आदत डालूंगा। इसका मतलब नहीं है कि मजा नहीं करना है, अरे वीकली गोल बनाओ, जिंदगी में 4-5 दिन बहुत मेहनत करो हफ्ते में, और 1 दिन 2 दिन ऐश करो, मगर 5 दिन तो दो अपने सपनों को, 5 दिन तो जान लगाओ अपने सपने के लिए, 5 दिन तो जाओ और पता करो कि क्या लगता है, कौन है मेरे गांव में जो मुझे कुछ सिखा सकता है मेरे बिजनेस में, उनसे पास जाओ, उनसे हेल्प मांगो। ये हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये वही करेगा जिसके पास सपना है और जिसकी जिंदगी में जान है, वो नहीं जो अंदर से मर चुका है। मैक्सिमम लोग तो 17, 18, 20 साल की उम्र में मर गए। क्यों? क्योंकि उनके सपने में जान नहीं है। सपना मरा हुआ है तो इंसान कहां से जिंदा रहेगा? जान उसी इंसान में है जिसके सपने में जान है। सपने में जान है तो आप जिंदा हो, वरना सिर्फ डेड बॉडी 70-80 साल तक जिंदा है। बस जिंदा हो क्योंकि मर नहीं रहे हो। ये जिंदगी नहीं जीना है, भले ही फेल होना है, भले ही लोग हंसे चलेगा, लेकिन जिंदगी से जब जाओ तो मजा आना चाहिए, लोग बोलना चाहिए यार मजा आ गया, जिंदगी ऐसी जीनी है। जब भी हम भगवान के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं और हम भगवान से मांगते हैं भगवान मुझे सहन शक्ति दे, मतलब पेशेंस देना और हिम्मत देना, तो क्या लगता है भगवान आपको क्या देंगे? भगवान बोलेंगे यार सहन शक्ति और पेशेंस तो मैंने प्री इंस्टॉल किया है। प्री इंस्टॉल मतलब पहले से ही दिया है, तो ये मेरे पास में आया क्यों? शायद ये अमीर बनना चाहता है इसलिए आया है। तो भगवान उस इंसान को प्रॉब्लम देता है, मतलब कुछ बड़ा चैलेंज देता है। तो पता है जैसे ही जिंदगी में चैलेंज आता है भगवान बोलते हैं तो मेरे पास मांगने के लिए करेज दे और हिम्मत दे। तो भगवान ने चैलेंज दिया इस इंसान को, तो जैसे ही चैलेंज आया तो ये बोलता भगवान मैं क्यों, व्हाई मी, मुझे क्यों चैलेंज दिया? भगवान बोलते अबे तू तो आया था कल मंदिर में बोलने के लिए भगवान मेरे को अमीर बना। अबे नालायक, बिना चैलेंज के आज तक कोई अमीर बना है क्या? नहीं 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 भगवान मेरे को तो सिर्फ अमीर बनाओ। अरे बाबा तूने बोला करेज चाहिए, तो करेज की जरूरत कब होती है? बिना चैलेंज के करेज की कोई जरूरत ही नहीं है। पगले मुझे लगा तुझे करेज यूज करना है, तो बिना चैलेंज के कैसे तू यूज करेगा? तूने मुझे करेज मांगा और मैंने तुझे करेज यूज करने की अपॉर्चुनिटी दी, तुझे मौका दिया, वरना तू नहीं कर रहा था, तू कंफर्ट जोन के अंदर ही बैठा था। अब तो जा बाहर, क्योंकि मैंने तुझे चैलेंज दिया है जिंदगी में। लेकिन मैक्सिमम लोग, पता है भगवान व्हाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा प्रॉब्लम क्यों लाया? अरे भगवान को तू नहीं तो जाकर मंदिर में बोला था अमीर बनाओ, और अमीर बनना है। प्रॉब्लम एक बहुत अच्छा मेटाफर है, हीरा बनना सबको है, लेकिन पता है हीरा बनता कैसे है? प्रेशर। हीरा एक पत्थर है जो हजारों साल का प्रेशर को झेलता है,
तब जाकर वो हीरा बनता है। इस दुनिया में प्रॉब्लम ये है कि हीरा बनना सबको है, लेकिन जो हीरा बनने की जो प्रोसेस है ना, जो जर्नी है कुछ सालों की, किसी के 3 साल है, किसी के 5 साल है, किसी के 10 साल है, वो जर्नी हमको नहीं चाहिए, वो प्रेशर हमको नहीं चाहिए, वो टेंशन हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए मजा, हमको चाहिए जर्नी में फेलियर नहीं चाहिए, लोगों ने तालियां बजाना चाहिए रोज, और हमको चाहिए बनना है हीरा। ऐसा रास्ता दोस्तों आज तक न बना है, न अगले 10,000 करोड़ सालों तक बनने वाला है। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, रास्ता तो फिक्स है। आपको फेल होना पड़ेगा, आपको गलतियां करनी पड़ेगी, लोग आप पे हंसेंगे, लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, यही एक रास्ता है। तो भी आपको बोलना है ब्रिंग इट ऑन। भगवान मुझे पता है तुझे मुझ पर विश्वास है, इसीलिए तू मुझे चैलेंज दे रहा है, क्योंकि भगवान चैलेंज भी उसी को देता है जिस पर विश्वास है। अगर आपको लगता है कि आप काबिल हो, तो भगवान को ये मत बोलो कि चैलेंज मत दे, भगवान को ये बोलो कि भगवान चैलेंज दे, तूने इतना पोटेंशियल दिया है, इतनी हिम्मत दी है, भगवान मुझे तूने फरारी बनाया है, तो फरारी की स्पीड तो ज्यादा ही होनी चाहिए बॉस। फरारी की स्पीड अगर नैनो की है तो क्या मजा फरारी का, फरारी की स्पीड तो ज्यादा ही होनी चाहिए। आई होप आपको समझ रहा होगा कि अगर आपको करेज यूज करना है तो करेज बिना प्रॉब्लम के तो यूज कर ही नहीं सकते। आज के बाद अगर मंदिर में आप जाओगे और भगवान को बोलोगे भगवान कुछ दे, तो भगवान आपको पैसा नहीं देने वाला, भगवान आपको देगा चैलेंज, जिसको फेस करके आप कुछ बड़ा बनो। तो गाइस जाओ मार्केट में, बड़ा गोल सेट करो, चैलेंज लो और अपने सपनों को अचीव करो और अपने जिंदगी को बढ़िया बनाओ। जिंदगी बढ़िया बन सकती है, आपकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने लायक बन सकती है, लेकिन वो बनानी पड़ती है। रोज हम अपना ऑटोबायोग्राफी एक पेज लिख रहे हैं। सवाल यह है आप किस तरह बिहेव कर रहे हो। आज भी जिस तरह आप बिहेव किया है, आपने एक पन्ना लिखा है। सवाल यह है आपने आसान चॉइस ली है या मुश्किल चॉइस ली है। तो मुश्किल चॉइस लो तो जिंदगी में मजा आएगा और सपने अचीव करने का भी मजा आएगा। आई होप आपको समझ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। आसान जर्नी तो है ही नहीं, आपको फेल होना ही पड़ेगा दोस्तों। मैंने पिछले 8 साल से ट्रेडिंग इंडस्ट्री में हूं। कितने लोग बोलते हैं सर, आपको जब सुनते हैं ना तो बहुत मजा आता है सर, लेकिन अगले 1 हफ्ते में पता नहीं क्या होता है, हम वापस अपने रास्ते पे जाते हैं। वही तो है, जर्नी आसान होती, अगर जिंदगी में सक्सेसफुल बनना हलवा होता तो पूरी दुनिया खा चुकी होती। हलवा तो है ही नहीं, बहुत डिफिकल्ट जर्नी है, लेकिन अगर आप में दम है तो आप अचीव कर जाओगे। वी आस्क गॉड टू चेंज आवर सिचुएशन, नॉट नोइंग ही पुट्स अस इन द सिचुएशन टू चेंज अस। हम भगवान से मांगते तो हेल्प, लेकिन वो सिचुएशन में हमें डालता क्यों है? क्योंकि वो भी चाहता है कि यार दिनेश मैं चाहता हूं कि तू चेंज हो, तू कंफर्ट जोन में बैठा है, तू चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं तुझे जब तक कंफर्ट जोन से बाहर निकालूंगा नहीं, प्रॉब्लम दूंगा नहीं, तू कंफर्ट जोन से बाहर आएगा नहीं। इसीलिए तो तुझे प्रॉब्लम दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तू अमीर बने, मैं चाहता हूं कि तू चेंज हो, लेकिन बिना प्रॉब्लम के तो तू बैठा है यार, और प्रॉब्लम दिया तो तू रो रहा है। अगर प्रॉब्लम दिया तो बिंदास फेस करो और भगवान को बोलो थैंक यू गॉड, चैलेंज दिया है तो भरोसा दिया है, और जितना भी कैपेबिलिटीज चाहिए वो चैलेंज को फेस करने की आपको भगवान को मांगने की जरूरत नहीं है। सब कुछ प्री इंस्टॉल्ड है। प्री इंस्टॉल्ड मतलब सब कुछ पहले से ही दिया हुआ है, आपको सिर्फ यूज करना है। इस दुनिया में कोई भी यूजलेस नहीं है, हम सिर्फ क्या है, यूज्ड लेस, मतलब हम अपना पोटेंशियल कम यूज कर रहे हैं। यूज्ड लेस, हम यूजलेस बिल्कुल भी नहीं है। आज से जिंदगी को कुछ लक्ष्य दो, पर्पस दो, तो जिंदगी भी जबरदस्त होगी, मंजिल भी मिलेगी। मंजिल में जो जर्नी में प्रॉब्लम्स आएंगे, फेलियर्स आएंगे, उसके वजह से आपकी ऑटोबायोग्राफी जर्नी इंटरेस्टिंग बनेगी, और बिना प्रॉब्लम के कोई ऑटोबायोग्राफी आज तक इंटरेस्टिंग बनी नहीं है। इनफैक्ट आप ऑटोबायोग्राफी वहीं पढ़ते हो जिसमें बहुत फेलियर है, जिसमें बहुत रिजेक्शन है। अगर आपको इतना पता है कि ऑटोबायोग्राफी वही इंटरेस्टिंग है जिसमें प्रॉब्लम्स है और फेलियर्स है, अगर पिछले 1 साल में आप फेल नहीं हुए हो, रिजेक्ट नहीं किया है आपको लोगों ने बार बार,
आपने गलतियां नहीं की है, लोगों ने आप पे हंसे नहीं है। पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, आपने अपने कंफर्ट जोन के बाहर एक्शन नहीं लिए। तो इसका मतलब एक और है कि आपकी पिछले 1 साल की जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनी नहीं है। इसका मतलब एक और है कि पिछला 1 साल का आपका जो चैप्टर था, चैप्टर 2020, वो बोरिंग बना है। हमारे पास पिछले 6 महीने एक अपॉर्चुनिटी थी। ऐसा हो सकता है कि पैसा नहीं कमा सकते क्योंकि बिजनेस नहीं है, लेकिन सीखने की तो अपॉर्चुनिटी थी। 6 महीना आप बहुत कुछ सीख सकते थे अपने बिजनेस में बेस्ट बनने का। लेकिन सवाल है, आपने अपॉर्चुनिटी एनकैश की या नेटफ्लिक्स पे और अपने टाइम पास करने में वेस्ट की? चॉइस इज अवर्स बिकॉज लाइफ इज अवर्स। आई थिंक अब हाउ मेनी ऑफ यू आर कमिटेड टू मेक योर ऑटोबायोग्राफी एंड लाइफ इंटरेस्टिंग? जो भी कमिटेड हो तो प्लीज अपने जिंदगी में कुछ करो यार, मजा आएगा। फेलियर जब होते हो ना, अगर आपको पता है कि मैं सक्सेसफुल बनूंगा तो मतलब बनूंगा, अपने आप पर विश्वास है ना, तो फेल होने में भी एक मजा है, वो जर्नी में भी एक मजा है। जाओ, फेल हो, रिजेक्ट हो, ये नॉर्मल है, इसको एक्सेप्ट करो और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनो। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एक एग्जांपल से एंड करना चाहूंगा। जो चाइना के सबसे अमीर आदमी है जैक मा, उनको एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि जैक, अगर आप एक बुक लिखेंगे तो बुक का टाइटल क्या होगा? तो जैक मा ने बोला, मेरे बुक का टाइटल होगा 1001 मिस्टेक्स मेड बाय जैक मा। क्या होगा? 1001 गलतियां मेड बाय जैक मा। अगर जैक मा दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कबूल कर रहा है कि उसने भी हजारों गलतियां करके वो अमीर बना है, तो हम क्यों बैठे हैं कि बिना फेल हुए, बिना गलतियां करे हम अमीर बनना चाहिए? एक्सपेक्टेशन को चेंज करो, चैलेंज को एक्सेप्ट करो, बिंदास फेल हो, क्योंकि फेल होना उसी के नसीब में होता है जो बड़े गोल सेट करता है। बाय डिफॉल्ट तो बहुत लोग फेलियर है, बिना कोशिश करे तो 1000 लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग बाय डिफॉल्ट फेलियर है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहे और उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस 0 है। बिकॉज we miss 100% of the chances which we don't take. We miss 100% of the chances which we don't take. मतलब अगर हमने कोई चांस नहीं लिया तो 100% हम वो फेलियर होंगे, लेकिन कोशिश करेंगे तो चांस है, और चांस पे तो डांस होता है गाइस। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ओवर टू यू राजनंदिनी जी। अगर कोई क्वेश्चन आंसर लेना है तो हम ले सकते हैं। महेश जी, अगर कोई क्वेश्चन आंसर लेना है तो हम ले सकते हैं। Surely, yes. कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक? कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक? हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। ये तुझको लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं, ये तुझको लगता है कि तू उड़ने के काबिल नहीं। सच तो ये है कि तेरे पंखों में अभी भी उड़ान बाकी है, अभी भी उड़ान बाकी है। धन्यवाद आदरणीय दिनेश त्रिराठी, आपका अनमोल मार्गदर्शन हमें प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए जरूर सहायकारी होगा। इस पश्चात उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों महेश क्वेश्चन ले रहा है क्या? है कि वह अपने इनका कुछ हो जाता सवाल फिर हो तो चैट बॉक्स में डाले, एवं श्री महेश जी मुंदड़ा से अनुरोध है कि वे उन प्रश्नों को श्री दिनेश जी के समक्ष प्रस्तुत करें। नंद किशोर जी, जाजू का क्वेश्चन है कुछ, प्लीज चैट बॉक्स में लिखेंगे या बोलेंगे? आई गेस चैट बॉक्स में लिखा हुआ ज्यादा बेटर होगा। बॉक्स में ही रहने दो, क्योंकि कोई कुछ भी पूछता है। यस, चैट बॉक्स में डालिए जाजू जी क्वेश्चन आपका प्लीज। दिनेश जी, आपका मोबाइल नंबर बहुत लोगों ने मांगा है। हाँ, मैंने चैट बॉक्स में लिखा है। हाँ हाँ हाँ, चैट बॉक्स में हाँ, डाल दियो मोबाइल नंबर चैट अब भी डालियो मैं। यस यस, थैंक यू थैंक यू। जाजू जी कोई क्वेश्चन आपको? किसी के क्वेश्चन रहे नहीं, किसी के दिल में कोई ना। आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन आंसर। तो मुझे लगता है राजनंदिनी आगे बढ़ो बेटा। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में मैं आभार प्रदर्शन के लिए श्री सत्यनारायण जी हेडा को आमंत्रित करती हूँ और मैं
लातूर निवासी राजनंदिनी विनोद लड्डा आपसे विदा लेती हूँ। सत्यनारायण जी, थाको माइक म्यूटेड है, माइक अनम्यूट करो। हमको करना पड़ेगा आई गेस। सत्यनारायण जी कौन है? हो गया अनम्यूट हो गया। सत्यनारायण जी हेडा। यस, वापस म्यूटेड हो गया। हेडा जी आप अनम्यूट करो आप। हाँ ठीक, हाँ हो गया। आ रहे हैं अभी। हाँ यस। अच्छा। सभी को जय श्री कृष्ण, प्रणाम। आज के वेबिनार मीटिंग का अंतिम पड़ाव आभार प्रदर्शन जो प्रकट करने हेतु मैं सत्यनारायण हेड़ा प्रस्तुत हो रहा हूँ। आज की इस मीटिंग में उपस्थित महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के कार्य तत्पर अध्यक्ष सम्माननीय श्री किशन जी भंसाली, प्रदेश मंत्री आदरणीय श्री मदन लाल जी मिनियार, महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला मंडल के अध्यक्षा जो महिलाओं में नव चैतन्य निर्माण करने वाली सौ अनुसया जी मालू, सचिवा सौ सुनीता जी पल्लोड़। आवाज आती है ना? आवाज आ रही। नई नई योजनाएं कार्यान्वित करने वाले महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी युवा संगठन के अध्यक्ष हार्दिक जी सारडा, सचिव डॉक्टर गोविंद जी मंत्री, भूतपूर्व प्रदेशाध्यक्ष नारायण लाल जी कलंत्री तथा अत्यंत कुशलता पूर्वक नियोजन करने वाले महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा के नेतृत्व विकास समिति के प्रदेश संयोजक आदरणीय डॉक्टर श्री हरिप्रसाद जी सोमानी एवं उनकी टीम का प्रदेश सभा की ओर से दिल की गहराई से धन्यवाद प्रकट करता हूं। विशेष धन्यवाद प्रेषित करता हूं आज के प्रमुख वक्ता माननीय सीएच दिनेश जी राठी। तो इन्होंने अपनी व्यस्तता से समय निकालकर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा हमें जीवन जीने की कला एवं प्रेरणा दी। इस मीटिंग का सुचारू रूप से तांत्रिक कार्यवाहन करने वाले महाराष्ट्र प्रदेश सभा के प्रसिद्ध एवं सूचना प्रसारण मंत्री श्रीमान ओम जी बजाज और मीटिंग का बढ़िया सूत्र संचालन करने वाली छोटी बहन राजनंदिनी लड्डा को प्रदेश सभा की ओर से धन्यवाद देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। अंत में सभी उपस्थित प्रदेश सभा महासभा के सदस्य, जिलाध्यक्ष, सचिव, कार्यकर्ता एवं श्रोता भाई बहन का भी बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद देकर यही विराम लेता हूं। जय महेश। जय महेश। थैंक यू। धन्यवाद। जय महेश। हरिप्रसाद जी। थैंक यू।